नमस्कार बच्चों। मानक हिंदी व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत पहला पाठ भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप किए गए हैं। एक है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो लिखित भाषा में लिखकर। भाषा का मूल रूप। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है, तो वहीं लिखित भाषा की अपनी एक विशेषता होती है कि उसमें लिखा गया जो भी साहित्य है उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा का लिखित रूप ही स्थायी तथा मानक होता है। मौखिक भाषा की इकाई ध्वनि होती है, जबकि लिखित भाषा की इकाई वर्ण है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर आपको पूछा जा सकता है। मातृभाषा। जब बच्चा अपने परिवार में जो भाषा पहले सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। लिपि। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए एक निश्चित चिन्ह होते हैं। उन निश्चित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेज़ी की रोमन और पंजाबी की गुरमुखी। उर्दू लिपि की अपनी एक विशेषता होती है कि वो दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है। हिंदी भाषा का प्रयोग विभिन्न रूपों में हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा अर्थात राज्य व प्रशासन की भाषा कही जाती है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमने इसे राजभाषा घोषित किया था। द्वितीय भाषा। पंजाब, महाराष्ट्र को और गुजरात में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो वहीं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कार्य कर रही है। मानक भाषा। भाषा में समाज में शिक्षित तथा शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा रहती है वो मानक भाषा कही जाती है। ये व्याकरण सम्मत होती है। भारतीय संविधान में स्वीकृत अभी 22 भाषाएं हो चुकी हैं, जिसमें डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को भी सम्मिलित किया गया है। बोली। किसी भी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाला स्थानीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। बोली की अपनी एक विशेषताएं होती है कि ये सबसे पहले ये भाषा की आरंभिक अवस्था है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, इसमें कोई साहित्य नहीं होता। उसके बाद आता है उपभाषा। उपभाषा, जब कोई बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है, जैसे कि ब्रज और अवधी, ये उपभाषाएं हैं। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने और अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने अनेक साहित्य रचना की है। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। साहित्य। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। कोई भी भाषा है उसमें लिखी गई जो सामग्री है वह साहित्य कहा जाता है। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत
जैसे कि उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि आते हैं। तो पद्य साहित्य में पद, चौपाइयाँ, दोहे, कविताएं, गीत। पाठ के नीचे अभ्यास दिए गए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।